नमस्कार दोस्तों, टैक्स की बात में स्वागत है आपका। मैं सोमपाध्याय और आप देख रहे हैं टीवी 100 नेशनल। जैसे आपको पता है, हमारे सेगमेंट का नाम है टैक्स की बात। तो यहाँ पर हम उन मुद्दों को उठाएंगे जिसके जरिए आप अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं, अपना फायदा उठा सकते हैं। हमारे साथ रहेंगे एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ हैं विशाल सर। विशाल सर, वेलकम। आपका माइक। थैंक यू मैरिज, थैंक यू वेरी मच शुभम, थैंक यू। जी सर, तो शुरू करते हैं हम पहले लाइफ इंश्योरेंस से, क्योंकि आपको पता है कि ये बहुत आज के समय में कोरोना काल में काफ़ी ज़रूरी हो गया है कि हमारे पास एक पॉलिसी हो, क्योंकि भविष्य किसी को पता नहीं है। और इसके दो फायदे होते हैं। एक तो आपका जीवन के बाद आपके परिवार के लिए एक काफ़ी उपयोगी साबित होता है, और दूसरा आप इसके ज़रिए अपने टैक्स में छूट ले सकते हैं। ये आपके लिए दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर फायदा उठाना चाहिए। तो हम आपको सबसे पहले इसी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसके जरिए आप फायदा ले सकते हैं। आपको पता ही है कि लाइफ इंश्योरेंस कई सारे होते हैं, जैसे टर्म इंश्योरेंस हो गया, मनी बैक हो गया, इसके बाद सेविंग हो गया, यूलिप हो गया। आप अपनी सुविधा के अनुसार इसका चयन कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट विशाल सर आपको बताएंगे कि आप कैसे इसमें टैक्स की छूट ले सकते हैं। सर बताइए हमारे दर्शकों को कैसे वो अपने टैक्स को सेव कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना जो लाइफ कवर है उसको भी बताइए सर। क्या नमस्कार दर्शकों, आज जो हमारा टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसा कि शुभम जी ने आपको बताया। अब यहाँ पे हम जो आपके टैक्स सेविंग की बात करेंगे, उसमें जो अलग अलग प्रावधान है इनकम टैक्स के एक्ट में, उसमें से आज हम सेक्शन 80C इस प्रावधान के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें अराउंड 24 अलग अलग विकल्प दिए हैं आपको इन्वेस्टमेंट करके अपना टैक्स बचाने के। जिसमें से पहली चीज जो अब शुभम जी ने मेरे सामने प्रस्तुत की है आपसे डिस्कस करने के लिए, वो है इनकम टैक्स में इंश्योरेंस पॉलिसी के प्रावधान। अब सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, दो प्रकार के इंश्योरेंस पॉलिसीज है। एक होगा आपका लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसके अलग अलग टाइप्स है, जैसा कि अभी शुभम जी बता रहे थे, और दूसरा होगा मेडिकल। आज का जो हमारा सेशन है ये केवल लाइफ इंश्योरेंस वाले पॉलिसीज तक ही मर्यादित है। मेडिकल पॉलिसीज अलग प्रावधान 80D में कवर होते हैं, जो कि हम अलग सेगमेंट में कवर करेंगे। अब जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली दो प्रकार की होती है। एक होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और दूसरी होती है एंडाउमेंट इंश्योरेंस पॉलिसी। दोनों में क्या फर्क है? टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहां पे आप जो भी प्रीमियम भर रहे हैं, समझिए इस पॉलिसी की कालावधि 20 वर्ष है, तो 20 वर्ष तक आप इसमें प्रीमियम भरेंगे, और अगर 20 वर्षों में आपको कुछ होता है, किसी भी कारणवश आपका मृत्यु होता है, तो आपके पीछे जो आपके परिवारजन है, जो इसमें नॉमिनी है, उन्हें इस पॉलिसी का पैसा मिलता है। मगर अगर इस 20 वर्ष की कालावधि तक, जो पॉलिसी की कालावधि है, तब तक अगर कुछ भी नहीं होता है, तो टर्म इंश्योरेंस में आपको मैच्योरिटी के वक्त कोई भी बेनिफिट नहीं मिलता। ये होती है टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। दूसरी पॉलिसी जो लाइफ इंश्योरेंस की होती है, उसे हम कहते हैं द सेकेंड पॉलिसी इज एंडाउमेंट पॉलिसी। अब एंडाउमेंट पॉलिसी क्या होती है? ये एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्लान भी होता है, इन्वेस्टमेंट प्लस टैक्स सेविंग प्लान। इसमें हम जो भी पैसे निवेश करेंगे प्रीमियम के तौर पर, ये समझिए वापस 20 वर्ष की अगर मैं कालावधि लेता हूं, तो 20 वर्ष की कालावधि में आप जो भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे, आपको इस पैसे का, या इस 20 वर्षों में अगर कुछ भी अपघात होता है तो आपको पॉलिसी अमाउंट मिलता है, अगर नहीं भी होता है तो भी मैच्योरिटी के वक्त भी आपको ये पैसे वापस मिल सकते हैं। ये होती है एंडाउमेंट पॉलिसी। अब एंडाउमेंट पॉलिसी में भी वेरिएशंस होते हैं। कुछ पॉलिसी होती है विद बोनस, विदाउट बोनस, कुछ होती है विद प्रॉफिट, विदाउट प्रॉफिट। अब ये सारी पॉलिसीज मतलब जहां पे आपको सिर्फ बेसिक, अगर समझिए आपने 10 लाख की पॉलिसी निकाली है तो 10 लाख ही वापस मिलने वाले हैं, तो वो विदाउट बोनस, विदाउट प्रॉफिट पॉलिसी मानी जाती है। कुछ पॉलिसीज में आपको उसके ऊपर एड ऑन होके कुछ एडिशनल बेनिफिट मिलता है, जिसे हम बोनस या प्रॉफिट पॉलिसी कहते हैं। तो ब्रॉडली दो प्रकार की पॉलिसीज है, एक टर्म पॉलिसी है और एक एंडाउमेंट पॉलिसी है। अब इन दोनों पॉलिसीज के लिए ही आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में
जो प्रावधान दिए हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। तो शुभम जी, आई होप ये दोनों प्रकार की पॉलिसीज़ क्लियर हैं? हाँ सर, एक छोटा-सा क्वेश्चन मेरा है, अगर हाँ, आप कहें यस। तो। ज़रूर, ज़रूर। सर, अगर बाय चांस जो उसका टर्म है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो हमारी पॉलिसी लैप्स तो नहीं होगी? अच्छा, नहीं, इसमें वापस देखिए, आपने अगर प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो आपको कुछ रिमाइंडर नोटिसेस आते हैं, वो नोटिस तक भी अगर आप प्रीमियम नहीं भरते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पॉलिसी को रोक सकती है, आपकी पॉलिसी को बंद कर सकती है। बिल्कुल। ठीक है सर, अब आगे इसमें बढ़िए। मैं एक और छोटी-सी बात जस्ट आपके इसी पॉइंट से रिलेटेड बताना चाहूँगा कि जी, आप ये जो भी अभी हम सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात कर रहे हैं, अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को मिनिमम 2 वर्षों तक अगर इसका प्रीमियम नहीं भरते, यानी 2 वर्षों के पहले ही अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया, तो इंश्योरेंस कंपनी तो जो आपकी पॉलिसी रोक देगी, बंद कर देगी, उसके अलावा इनकम टैक्स में भी अगर आपने इसकी कोई छूट ली होगी पिछले वर्ष, तो वो छूट भी आपको अगले वर्ष वापस करनी पड़ेगी, यानी वो इनकम में आपके ऐड होके वो टैक्सेबल हो जाएगी। इसका मतलब आपने मिनिमम 2 सालों तक तो कम से कम इसका प्रीमियम भरना ही है, अन्यथा उसके पहले अगर आप पॉलिसी बंद करवा रहे हैं या आपकी पॉलिसी लैप्स होती है प्रीमियम ना भरने के कारण, तो पहले भरे हुए प्रीमियम भी आपको आज वापस टैक्सेबल हो जाएँगे, जिसकी आपने इसके शुरुआत में पहले 2 वर्षों में छूट ली होगी। शुभम जी। तो ये बहुत ज़रूरी आपने जानकारी दी है कि अपनी पॉलिसी को जितना हो सके कंटिन्यू रखिए। अगर किसी वजह से अब डिसकंटिन्यू हो गई है 1 या 2 साल, तो उसको दोबारा से एलआईसी के पास जाके उसे रिन्यू कराइए। सर, अब टैक्सेशन के पर्पज़ से आप कुछ बता रहे थे, कैसे इसको छूट ज़रूर। मिलेगी? कितना लोग इसका यस। फ़ायदा उठाएँगे? जी। इसमें मैं जस्ट एक चीज़ और ऐड ऑन करना चाहूँगा शुभम जी। ये एक मान्यता है कि आपने सिर्फ़ एलआईसी के पास जो लाइफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है, उसी के लिए छूट है, पर ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने एलआईसी के अलावा काफ़ी सारे प्राइवेट इंश्योरर्स को भी अप्रूव किया है, मान्यता दी है। उनमें से किसी भी इंश्योरर की अगर आप ये पॉलिसी निकालते हैं, तो आपको उन सभी के लिए छूट मिलेगी। अब ये छूट क्या है? अब ये थोड़ा-सा टेक्निकल है, तो मैं दर्शकों से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आपने ये पॉलिसी कब निकाली है वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के पहले निकाली हुई है, यानी आपने जो पॉलिसी ली है वो 1/4/2012 के पहले ली है, तो जो भी आपका पॉलिसी का अमाउंट है जिसे हम बोलते हैं कैपिटल सम अश्योर्ड, सादी भाषा में पॉलिसी अमाउंट, तो समझिए आपने 10 लाख की पॉलिसी निकाली है। तो ये पॉलिसी अगर 1/4/2012 के पहले आपने अगर अप्लाई की है, तो आप किसी भी वर्ष मैक्सिमम 20% तक जो भी भरेंगे प्रीमियम, उसका आप इनकम टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। उतना आपके इनकम में से माइनस हो जाएगा, आपकी इनकम उतने से कम हो जाएगी। 20% ये इसका लिमिट है, तो जैसा मैं एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको, आपका पॉलिसी अमाउंट 10 लाख है, बेसिक पॉलिसी अमाउंट, तो उसका 20% हो गया 2 लाख। अब समझिए आपने प्रीमियम भरा है 1,20,000, तो हुँ, आपको वो 1,20,000 पूरा छूट मिल जाएगी, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा क्योंकि वो हमारे 20% के लिमिट के अंदर आता है। पर यही अगर समझिए आपने प्रीमियम भरा है 2,50,000, तो 2,50,000 आपका 20% का जो लिमिट है 2 लाख, उससे कंपेयर होके दोनों में से जो भी सबसे कम आएगा, जो कि इस उदाहरण में 2 लाख आता है, आप 2 लाख के लिए एलिजिबल होंगे। मगर अब इसमें मैं एक और बात बताना चाहूँगा, सेक्शन 80 में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स के ऑप्शन दिए हैं, उन सबकी टोटल आप 1.5 लाख तक ही उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो इनकम टैक्स के लिए खुद का एक लिमिट है जिसकी मैं बात कर रहा था, और उसके अलावा पूरे सेक्शन 80 में 1.5 लाख तक का आप मैक्सिमम छूट ले सकते हैं। अब अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 के बाद निकाली हुई है, समझिए वापस पॉलिसी 10 लाख की है। अब अगर ये 1/4/2012 के बाद आपने पॉलिसी के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपका लिमिट 20% की जगह 10% हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे 10% तक ही मैक्सिमम प्रीमियम का बेनिफिट मिलेगा या छूट मिलेगी। तो इसी उदाहरण में 10 लाख का 10% आता है 1 लाख। अब अगर समझिए आपका पॉलिसी का प्रीमियम 1,20,000 है, तो आपको मैं यहाँ पे 1,20,000 की छूट नहीं दे सकता क्योंकि आपके लिए मैक्सिमम लिमिट 10% है, 10% पॉलिसी अमाउंट का। तो वो यहाँ पे हो जाएगा 1 लाख। तो भले आपने प्रीमियम 1,20,000 भरा होगा पूरे साल में, मगर आपको छूट केवल 1 लाख तक की मिलेगी क्योंकि ये लिमिट है 10% का। शुभम जी। ठीक है सर।
हम आशा करते हैं कि दर्शकों को आपकी ये जो आपने बताई है समझ में आ गया होगा और वो इसका फ़ायदा अपनी टैक्स में ज़रूर लेंगे। सर ये बात हो गई और आपने एक बात कही थी कि जब भी हम एटीसी की बात करते हैं, इंश्योरेंस की बात करते हैं तो एलआईसी सबसे पहले ध्यान में आता है। सर ये ऐसा क्यों है? ऐसा मतलब मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, जब भी मैं आईटीआर वगैरह फाइल करता हूँ, सबसे पहले माइंड में आता है एलआईसी। लेकिन यहाँ पर हम एक जनरल बात कर रहे हैं, ऐसा क्यों है सर? सर इसका मैं आपको कारण बताता हूँ। जी, शुरुआत में जैसे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे फिर वो बैंक हो गई या इंश्योरेंस हो गया है, ये काफ़ी सारे सेक्टर पूरी तरह से गवर्नमेंट के अधीन थे, जिसे हम गवर्नमेंट सेक्टर्स कहते हैं। बाद जी, में गवर्नमेंट ने धीरे-धीरे इसमें प्राइवेटाइज़ेशन की अनुमति दी। तो शुरुआत में ऐसा था, सालों से काफ़ी सालों तक मैं कहूँगा ऐसा था कि एलआईसी एकमात्र एक ही ऐसी इंश्योरेंस कंपनी थी, जो कि आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दे सकती थी। उसके बाद गवर्नमेंट ने इसका जब प्राइवेटाइजेशन किया तो उसके बाद बाकी के आज जितने भी हम दूसरे प्राइवेट इंश्योरर कंपनीज देख रहे हैं, वो सब भी मार्केट में आ गए। इसीलिए ये लोगों के ज़हन में बस गई है बात। जैसे हम बचपन से कुछ सुनते हुए जब बड़े होते हैं, तो एलआईसी बोला और लाइफ इंश्योरेंस बोला तो ये एक दूसरे के पूरक ही माने गए हैं। लाइफ इंश्योरेंस और एलआईसी को लोग एक ही मानते हैं। चलिए सर ये बात हो गई लाइफ इंश्योरेंस की। अब बात आगे बढ़ते हैं पीपीएफ की, पब्लिक प्रोविडेंट फंड। ये काफ़ी लोकप्रिय एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो लोग इसे भी अपनाते हैं एक इंश्योरेंस के दूसरे विकल्प के तौर पर। क्योंकि ये केंद्र सरकार के द्वारा इसको चलाया जाता है तो इस पे भरोसा भी काफ़ी है और इस पे सेविंग भी अच्छी खासी हो जाती है। तो सर पीपीएफ के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो पीपीएफ पे आप बताइए सबसे पहले पीपीएफ है क्या? क्योंकि काफ़ी लोगों में ये इसको लेकर एक कन्फ्यूज़न है। शुभम जी, पीपीएफ जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूँगा कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसा कि आपने सही कहा, केंद्र सरकार द्वारा आपके लिए रिटायरमेंट का एक प्लानिंग के तौर पर इन्वेस्टमेंट करने को दिया है। पीपीएफ में आपका मिनिमम लॉक इन पीरियड 15 साल का है, जिसका अर्थ ये है कि आप जिस साल भी पीपीएफ अकाउंट शुरू करेंगे, उसके बाद आपको वो कम से कम 15 साल तक वो इन्वेस्टमेंट जारी रखना है। लाइफ इंश्योरेंस में आपके पास चॉइस है कि आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको 5 साल तक का पॉलिसी चाहिए, 10 का चाहिए, 15 का चाहिए, 50 का चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो मिनिमम कालावधि प्रोविडेंट फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए, निवेश के लिए तय की है, वो है 15 साल। तो अगर आप पीपीएफ अकाउंट शुरू करते हैं, तो वो आपको कंपल्सरली मिनिमम 15 सालों तक चलाना पड़ेगा और इसमें आपको हर साल इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। अगर आप किसी भी साल इसमें 1 साल भी इन्वेस्टमेंट करना भूल जाते हैं या छूट जाता है, तो इस वजह से आपका पीपीएफ अकाउंट बंद किया जा सकता है बीच में ही। ठीक है सर, ये तो एक ब्रीफ इंट्रो हो गया कि पीपीएफ है क्या, एक आपको एक अच्छे से बताया, तस्वीर साफ की। अब सर अगला सवाल आता है कि अगर मुझे पीपीएफ अकाउंट खुलवाना है, तो ऐसा कौन-सा ज़रिया है, ऐसा कौन-सी जगह है जहाँ मैं जाऊँ और अपना पीपीएफ खुलवाऊँ? करेक्ट। अब पीपीएफ खुलवाने के लिए आपके पास 3 अलग-अलग ऑप्शंस हैं। सबसे जी, पहले तो नेशनलाइज़ बैंक्स हैं, जैसे कि आपके आस-पास एसबीआई वगैरह या जो भी नेशनलाइज़ बैंक्स होंगी, आप वहाँ जा सकते हैं। दूसरा, आप पोस्ट ऑफिस में भी जाके पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब वापस जैसे हम इंश्योरेंस में बात कर रहे थे, पीपीएफ भी अब कुछ प्राइवेट बैंकों को भी इसकी अनुमति दी गई है, जहाँ पे आप जाके आपका पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आज 3 ज़रिए हैं, जिस माध्यम से आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन होगा। और अब तो गवर्नमेंट ने ये ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू कर दी है। वहाँ पे एक फॉर्म सी नाम का फॉर्म है, जिसके द्वारा आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकते हैं। जी। अगर आप अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो आप ऑफ़लाइन के जैसे ऑनलाइन भी जा सकते हैं और अपना फॉर्म भरिए। बैंकों में जाके लाइन लगवाने की आपको ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी सेवा आपके लिए शुरू की है। सर अगर मैं पीपीएफ खुलवाने जाता हूँ या फिर मैं ऑनलाइन अपना खुलवाता हूँ, तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस टाइम मुझसे माँगे जाएँगे और मेरे पास वो होने चाहिए? सर सबसे मेन जो भी आप कोई भी बैंक अकाउंट खुलवाते वक़्त जो केवाईसी होता है, वो जी, सबसे बेसिक जो भी केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स है, जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है। और आज की तारीख में अगर आप मानेंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट और बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया आपका आधार। तो आधार सबसे मुख्यतः डॉक्यूमेंट है,
जो कि आपको चाहिए ही, और उसके अलावा जो रेगुलर आपके केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसमें आपका एड्रेस प्रूफ, आपका आइडेंटिटी प्रूफ है, ये आपको लगेगा। ऑब्वियसली आपकी फोटोग्राफ्स लगेंगी क्योंकि आपके उस अकाउंट में वो आपका एक आपका आइडेंटिफिकेशन के लिए एक फ़ोटोग्राफ लेंगे, तो आपको उसके साथ फ़ोटोग्राफ कैरी करनी है। और इसमें मैं एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ दर्शकों से अनुरोध करूँगा। हम लोग काफ़ी बार जब भी कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, फिर वो पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो या इंश्योरेंस हो, हम उसमें नॉमिनी ऐड नहीं करते। बिल्कुल ये मैं सर। चाहूँगा, मेरी दरख्वास्त है सभी दर्शकों से कि प्लीज़ ये एक हैबिट बनाइए कि आपने एक नॉर्मल बैंक अकाउंट भी खोला रहेगा, सादा सेविंग अकाउंट भी खोला रहेगा, प्लीज़ उसमें किसी भी फैमिली मेंबर को नॉमिनी बनाइए। क्योंकि अगर किसी भी अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस में, जैसा भी कोरोना में काफ़ी जगहों पे हमने देखा, अगर कुछ गलत हो जाता है आपके साथ, तो उस वक़्त पीछे वालों को वो वही अमाउंट मिलने में बहुत दिक्कत, बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती है। वो फिर आसान नहीं रहती उनके लिए अपने ही पैसे वापस लेने। सर अगर हम नॉमिनी बनाते हैं, तो नॉमिनी के लिए भी क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे? क्या उनका ऐसा विवरण देना पड़ेगा? हाँ सर, वापस ये जो फॉर्म सी मैंने, अगर हम पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक स्पेशल कॉलम होता है नॉमिनी ऐड करने के लिए। और वहाँ पे नॉमिनी में आप कोशिश करें कि माइनर को नॉमिनी ना बनाएं। माइनर छोड़ के आप किसी को भी नॉमिनी बनाइए, आपकी कोशिश होनी चाहिए हर जगह पे। वरना जो जिस फायदे की हम बात करें, वापस वो अटक जाएगा अगर आपने नॉमिनी किसी माइनर को बनाया होगा तो। और वापस उसका भी आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट लगेगा जिसमें मुख्यतः आधार आता है। बाय चांस सर अगर मान लीजिए कोई मेजर मतलब माइनर ही है हमारे पास, तो उस केस में क्या उसके डॉक्यूमेंट्स जो आधार वगैरह या वो पैन कार्ड बाय चांस वो आधार हो, तो क्या वो हम लोग उसे लगा सकते हैं? यस, यस, 100% आप नॉमिनी तो बना सकते हैं उन्हें, मगर वापस दिक्कत वही आएगी कि कल अगर आपको कुछ हो जाता है, तो वो पैसे माइनर को मिलना वापस वो एक अलग प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि वो माइनर है तो खुद साइन नहीं कर सकता। वापस आपको माइनर का कौन गार्जियन है, उसके क्या डॉक्यूमेंट्स है, वो आपका एक प्रोसीजर बढ़ जाएगा। तो जो अमाउंट आपको तुरंत मिल जानी चाहिए थी, वो वापस आपको एक प्रोसीजर और फाइलों से गुज़रेगी, जिसमें आपका काफ़ी समय बर्बाद हो सकता है। ठीक है सर। और एक इससे जुड़ा मेरा सवाल है सर कि मुझे पीपीएफ खुलवाना है या किसी को भी खुलवाना है, तो एक एज लिमिट है क्या इसमें कि इतने एज तक ही आप खुलवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं? या सर कम से कम ऐसी आपको कोई कितनी एज एज लिमिट नहीं सर, नहीं शुभम जी, ऐसी कोई एज लिमिट पीपीएफ में नहीं दी है। हाँ, जब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पे भी एज लिमिट एक इनडायरेक्टली है कि वो बहुत एक बार सीनियर हो जाने के बाद वो प्रेफ़र नहीं करेंगे आपका इंश्योरेंस निकालना। और जितना आपका एज बढ़ते जाएगा, आप जितना लेट इंश्योरेंस निकालेंगे, उतना आपके लिए दिक्कत ये हो जाएगी कि आपका प्रीमियम बढ़ जाता है। इसीलिए हमेशा, जैसे अभी हम कॉमर्स में ये कहते हैं कि आप जैसे ही आपके इधर कोई भी बच्चा पैदा होता है, आप अगर उसी वक़्त से अगर आप उसका इंश्योरेंस निकाल लें और एक लंबे पीरियड का निकाल लें, तो वो आपको इतना फ़ायदा देता है, जो कि बाकी हम जो दूसरे अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस देखते हैं, टैक्स सेविंग के अलावा, अगर आप बहुत जल्दी इंश्योरेंस निकाल लेते हैं किसी भी एक छोटे एज में, तो ये आपके लिए और उस पर्सन के लिए, जिस भी बच्चे का आपने निकाला है, वो लाइफ़ लॉन्ग है, क्योंकि आपको हमेशा मिनिमम वाले प्रीमियम में आप उसका एक अच्छा अमाउंट सिक्योर कर सकते हैं। जी, एक आपके लिए अच्छी बात है कि इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस में होता है कि अगर आप 70 टू 75 के ऊपर जाते हैं, तो आपका प्रीमियम हाई हो जाता है और वहाँ फिर इंश्योरेंस कंपनी भी आनाकानी करती है। सर, ये बात हो गई एक नॉर्मल कि हाँ, हमें जाना है, खुलवाना है, बैंक में क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कौन-कौन इसको खुलवा सकता है। अब बात आती है सर इसमें जो हमारा इनकम टैक्स है, उसमें हमें क्या फ़ायदा मिलता है? आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात कर रहे हैं? हाँ सर, पीपीएफ की बात। या सर, इन लाइफ इंश्योरेंस की तरह पीपीएफ भी सेक्शन 80 सी में कवर होता है, तो उसके लिए भी वही छूट है। सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस में जैसे 20% 10% का लिमिट था, वैसा कोई लिमिट पब्लिक प्रोविडेंट फंड में नहीं है। मगर क्योंकि सेक्शन 80 सी का, जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि पूरे 80 सी में आप टोटल इन्वेस्टमेंट जो करेंगे, जिसका आपको छूट मिलेगा, वो 1.5 लाख तक सीमित है। तो आप जो पीपीएफ में भी किसी भी साल में जमा करते हैं, तो उसके ऊपर भी आपको जो छूट दी गई है, वो 1.5 लाख तक ही सीमित रखी गई है। सो पब्लिक प्रोविडेंट फंड में और कोई लिमिट या और कोई कंडीशंस नहीं है। आपको पहली बात, हर साल उसको रेगुलरली 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है। आप हर साल वो अमाउंट चेंज भी कर सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस साल आपके पास 10,000 है, तो हर साल आपको 10,000 ही इन्वेस्ट करने हैं। आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसमें कम-ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर 1.5 लाख से ज़्यादा करने में आपको कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं है। ठीक है सर।
अगला सवाल मेरा आपसे ये है सर कि पीपीएफ के बदले क्या हम लोन ले सकते हैं? सी पीपीएफ के अगेंस्ट आपको लोन दिया जाता है, हुँ, उसके कुछ कैलकुलेशंस निर्धारित किए गए हैं कि आपने अब तक जो भी अमाउंट भरी रहेगी, उसी का एक प्रमाण लेके, उसी का एक प्रोपोर्शन लेके और आपने मिनिमम कितने साल से भरी है, तो पहले 6 साल तक वो आपको कोई उस पे लोन नहीं देंगे। 6 साल मिनिमम होने के बाद आपने जो भी अमाउंट अब तक भरी रहेगी, उसका एक प्रोपोर्शन में आपको लोन दिया जाएगा सर। ठीक है और ये जो शेयर्स हमने बताया ये है 25% आपको इससे ज़्यादा लोन नहीं मिलेगा। सर मेरा अगला सवाल ये है कि मान लीजिए किसी साल मैं नहीं पीपीएफ में जमा कर पाया तो इससे कुछ मेरे को लॉस होगा क्या? मेरे मतलब पीपीएफ अकाउंट को कुछ खतरा है क्या? सर उसको खतरा इस प्रकार से है कि एक तरह से आपका वो पीपीएफ अकाउंट वहाँ पे बीच में ही ब्लॉक हो जाता है। इनकम अच्छा, टैक्स में तो चलिए अगर आपने कुछ जमा नहीं किया है तो छूट नहीं मिलती, मगर आपको दिक्कत ये आती है कि जब आप उसको अगले साल वापस इन्वेस्ट करने जाएँगे तो आपको थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे जो ऑफ लेट हम देख रहे हैं इन लास्ट 2-3 इयर्स गवर्नमेंट या बैंक उसके मामले थोड़ी-सी रिलैक्सेशन देती है कि 1 आधे साल छूट जाए तो, मगर टेक्निकली लॉ में जो प्रावधान है आपका किसी भी साल पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट छूटना नहीं चाहिए। ठीक है सर मतलब कोशिश कीजिए जितना कंटिन्यू आप कर सकें। अगर कोई बहुत ही बड़ी समस्या है तो वो एक अलग बात है लेकिन बिल्कुल भी इसको 1 साल भी इसको बिल्कुल भी ना जाने दें। मेरा अगला सवाल सर ये है, हम पीपीएफ भर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि हमें उसके टेन्योर से पहले ही पैसा निकालना पड़ता है, तो क्या उसकी क्या प्रक्रिया है पूरा? और आगे जाके वो पीपीएफ अकाउंट कहाँ मतलब क्या हमारे लिए फिर फ़ायदेमंद है? सर टेक्निकली तो 15 साल का लॉक इन है सर पीपीएफ को। सो जी, टेक्निकली आपको उसको 15 साल के पहले विथड्रॉ करना कायदे से अलाउड ही नहीं है सर। सो बिल्कुल। उसको अगर आप बीच में ही बंद करना चाहते हैं, जैसे कि आपने कहा कोई एक इमरजेंसी आ गई, तो उसमें लॉ में ऐसा प्रोवाइड किया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर डेथ हो जाती है मेन हाँ, डिपॉजिटर की, तो उस केस में आपको 15 साल का फिर टाइम लिमिट अप्लाई नहीं होगा और फिर उसके जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि डेथ सर्टिफिकेट है और उसका कौन नॉमिनी है, नॉमिनी नहीं है, तो एफिडेविट के द्वारा आप वहाँ से अपना पीपीएफ का अमाउंट विथड्रॉ करवा सकते हैं। ठीक है। तो आपने सारा पीपीएफ को लेके पूरा प्रोसेस जाना। अब बात आती है सर कि अगर मेरा पीपीएफ वो अकाउंट है तो मैं इसको कैसे बंद कर सकता हूँ? क्या उसका प्रोसेस है? सर उसका प्रोसेस वही है कि जब आपके 15 साल पूरे हो जाते हैं और आप उसको एक्सटेंड नहीं करना चाहते हैं, तो आपको बैंक में जाके उसका एक एप्लीकेशन देना पड़ता है, नॉर्मल एप्लीकेशन। और आपको उसके साथ आपको उसके पैसे किस फॉर्म में चाहिए, आप किस बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं या आप किसी के नाम से वो डिमांड ड्राफ्ट चाहते हैं, तो आपको वो डिटेल्स उसमें देके आप वो अकाउंट क्लोज़ करवा के अपने वो पैसे विथड्रॉ करवा सकते हैं। और अगर मैं पीपीएफ को आगे बढ़ाना चाहता हूँ 15 साल होने हुँ। के बाद भी, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? यस, फिर उसमें उन्होंने वापस 5-5 साल के स्लैब्स दिए हैं कि फिर आप उसको 5-5 साल से बढ़ा सकते हैं। तो उसमें फिर आपको कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक नॉर्मल सिर्फ़ बैंक को इंटीमेट करना है कि मैं इसे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ और फिर वो आपको मिनिमम 5-5 साल के स्लैब में आप आगे बढ़ा सकते हैं उसे। ठीक है सर। तो मैं समझता हूँ कि हमारे दर्शकों के सवाल जो मैंने पूछे हैं वो पूरे हो चुके होंगे क्योंकि पीपीएफ कैसे खुलवाएँ, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, ऐसे क्या प्रोसीजर है, ऐसा क्या बातें हैं बैंक में जाके जो हमें फॉर्म के रूप में भरनी है और ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों प्रोसेस हमने आपको बताया। और अगर आपको पीपीएफ अकाउंट जो आपका टेन्योर है उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है तो आपको क्या करना है? तो सर आज शुभम जी, इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा अपनी तरफ से। अ, ये जो भी हमने आज बात की, लाइफ इंश्योरेंस की और पीपीएफ की, हमने सिर्फ़ जमा करते वक़्त क्या होगा उसकी बात की। मगर अब इसमें एक दूसरा साइड भी आता है कि जब आपको ये पैसे वापस मिलेंगे, तब उसका टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा? बिल्कुल सर। अब इसमें मैं पीपीएफ की बात करूँ तो, जब आप पैसे जमा कर रहे हैं, तो आपने जितना भी इन्वेस्टमेंट किया है पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, एक उदाहरण के तौर पे आपने 10-10 हज़ार रुपए हर साल जमा किए हैं, तो 10-10 हज़ार की छूट आप एटीसी में ले सकते हैं। उस पे जो भी इंटरेस्ट पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में बैंक आपको देगी, वो पूरी तरह से इनकम टैक्स में छूट है, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। और जब आप ये पीपीएफ का अमाउंट मैच्योरिटी के बाद या उसके 15 साल या जो भी एक्सटेंडेड पीरियड है, उसके बाद जब आप विथड्रॉ करते हैं, तो आपका पूरा अमाउंट वो भी टैक्स फ्री होता है। इसीलिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है, उसे ईईई एग्जम्प्ट 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 ये कैटेगरी की इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पहला एग्जम्प्ट जब आपने जमा किया उस वक्त आपको बेनिफिट मिल गया छूट के तौर पे।
दूसरा एग्जाम जब उस पे जो इंटरेस्ट आपका आप अर्न कर रहे हैं उस पे जो छूट है, और तीसरा एग्जाम जब आप विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पे छूट है। तो पीपीएफ ये पूरी तरह से ईईई वाले एग्जम्पशन मॉडल में आता है। अब जो हमने एलआईसी की बात की, लाइफ इंश्योरेंस की बात की, लाइफ इंश्योरेंस के केस में आपको जो प्रावधान है विड्रॉल के वक्त वो थोड़े से अलग हैं। अब वो हुँ, प्रावधान क्या है? जो मैंने आपको डेट बताई थी 1 अप्रैल 2012, आपने अगर उसके पहले पॉलिसी निकाली है तो आपका मैक्सिमम लिमिट था 20% तक जो आपका प्रीमियम होना चाहिए, और अगर 1/4/2012 के बाद आपने पॉलिसी निकाली है तो आपका मैक्सिमम प्रीमियम 10% तक होना चाहिए। अब समझिए, आपने जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाली है उसका प्रीमियम ये 10% या 20% के लिमिट के अंदर है। यानी आपने जो भी प्रीमियम भरा था वो पूरा एटीसी की छूट में आता है। ऐसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जब आपको पैसा मिलेगा तो वो भी पूरी तरह से इनकम टैक्स में, उसको इनकम टैक्स से छूट है सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 डी में। मगर अगर आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी पॉलिसी है जिसका प्रीमियम ये जो 10% या 20% की लिमिट है उसके ऊपर था, तो आपको एटीसी में छूट मिलते वक्त 10% और 20% तक के अमाउंट तक की मिली, ऊपर वाले अमाउंट की तो छूट मिली नहीं जमा करते वक्त। और जब ये इंश्योरेंस का पैसा आपका विड्रॉ होगा, उस वक्त ये इंश्योरेंस का पैसा पूरी तरह से टैक्सेबल माना जाएगा। आपको उस वक्त उसकी छूट नहीं मिलेगी। तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रावधान है। इसी में एक और छोटा सा प्रावधान लाइफ इंश्योरेंस में भी ऐसा है कि जहां पे आपने किसी भी दिव्यांग पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस केस में आपकी जो लिमिट है वो ये 10% की जगह 15% कर दी है। सो अगर आपने किसी दिव्यांग जन के लिए पॉलिसी निकाली है जिसका विवरण सेक्शन 80 डी में दिया है, या जिसको कोई डिजीज हुआ है जिसका विवरण सेक्शन 80 डी बी में दिया है, ऐसे किसी पर्सन के लिए अगर आप ये लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम भरते हैं तो आपको वहां पे छूट जो मिलती है उसका जो दायरा है वो 10% की जगह 15% तक किया गया है। अब इस पॉलिसी के जब पैसे मिलते हैं, अगर उस दिव्यांग जन को कुछ हो गया इस वजह से आपको पैसे मिले क्योंकि आप उसके गार्जियन थे, तो जी, आपके लिए वो पैसे पूरी तरह से टैक्सेबल माने जाएंगे। ठीक है और सर। इसमें और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज, ये जो हमने प्रोविडेंट फंड, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और लाइफ इंश्योरेंस की बात की, आपने किसके लिए ये प्रीमियम भरा है जिसके लिए आपको छूट मिलेगी? तो उसमें आपने खुद के लिए प्रीमियम भरा होगा या पीपीएफ में जमा किया होगा तो छूट मिलेगी। अपने स्पाउस के लिए, स्पाउस मतलब हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनके लिए, या अपने बच्चों के लिए। आप इन तीनों में से किसी के लिए भी लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट में अगर पैसे जमा करते हैं तो उसकी छूट आपको मिलती है। अब इसमें यह जरूरी नहीं है कि अगर आप आपके बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हैं या पीपीएफ में जमा कर रहे हैं तो माइनर ही होने चाहिए। आपके बच्चे अगर मेजर हो गए हैं, खुद कमा भी रहे हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो भी आपको ये छूट मिलती रहेगी एटीसी में, अगर आप उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम या पब्लिक प्रोविडेंट फंड का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। शुभम जी। ठीक है सर। आज आपको हमारे एक्सपर्ट के द्वारा काफ़ी कुछ बातें बताई गई हैं क्योंकि इंडिया में ऐसा माना जाता है कि टैक्स काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। बिना एक्सपर्ट की राय के कोई भी आमजन हम जैसा कुछ नहीं कर सकता। इसलिए हम आपके लिए शो लेके आए हैं जिसमें हम आपको काफ़ी आसान भाषा में बता रहे हैं कि ऐसे प्रोविज़न है जिसको आप अपना कर अपने टैक्स में बेनिफिट ले सकते हैं। सर मैं समझता हूँ कि पीपीएफ और हमारे इंश्योरेंस को लेकर सारे सवाल हो चुके होंगे। यस, मेरी तरफ से जो भी मुझे कहना था, यस, इसमें मैं सिर्फ एक चीज़ और कहना चाहूँगा दर्शकों को कि मैंने आपको 90% सब बातें बता दी है। 10% वो बातें मैं इसलिए अभी नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि वो कुछ और बातों से जुड़ी हुई हैं। तो इसके लिए आपको डेफ़िनिटली आपके टैक्स एडवाइज़र के पास, आपके टैक्स कंसल्टेंट के पास जाना पड़ेगा। मगर अधिकतर जो एक बेसिक नॉलेज के लिए चाहिए, तो मैंने टीवी 100 नेशनल के माध्यम से आप तक सारी बातें पहुँचा दी है, जो कि आपको अपना इनकम टैक्स का प्लानिंग करने के लिए ज़रूरी और कारगर साबित होंगे। शुभम जी। ठीक है सर, आज का सेगमेंट हम अभी यहीं ऑफ करते हैं, फिर आगे जुड़ेंगे। आज हमने बात की पीपीएफ और लाइफ इंश्योरेंस पे आपके साथ। जब भी हमारा अगला कार्यक्रम होगा हम उस पे बात करेंगे एनपीएस। बताएंगे एनपीएस की क्या ऐसी डिफिकल्टीज हैं, क्या मतलब है और आप कैसे उसको लेके अपने लाइफ को, अपने जो आपका प्लान बना रहे हैं, जब आप
जब आपकी जॉब के बाद का आपकी लाइफ होती है, उसको जो आपने प्लान बनाया है, आप उसको कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है सर, आपका बहुत-बहुत थैंक यू, आज आप हमारे कार्यक्रम में थैंक शामिल यू। हुए। ठीक है, तो हम आपसे अगले एपिसोड में मिलेंगे और एनपीएस के बारे में बताएँगे। आज जो भी पीपीएफ और इंश्योरेंस को लेके आपके जो भी सवाल हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा हमसे, हम आपको ज़रूर उनको बताएँगे। अगले सेगमेंट में एनपीएस होगा, जुड़े रहिए हमारे साथ टीवी 100 नेशन के साथ।